नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी पहलगांव हमले के आज़ाद घूम रहे आतंकियों की, हरियाणा के यूट्यूबर के पाकिस्तान प्रेम की, भारत के खिलाफ रची जा रही नई साजिश की और उत्तर प्रदेश की सियासत में छिड़े पोस्टर वार की। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। CPIC परियोजना को चीन ने अफगानिस्तान तक बढ़ाया। त्रिपक्षीय बैठक में पाकिस्तान भी हुआ शामिल। पवनदीप राजन की सेहत में आया सुधार, बेटे पर प्यार लुटाती दिखी मां। पाकिस्तान में सिंध के गृह मंत्री का घर जलाया गया। सिंधु नदी का पानी डाइवर्ट करने की स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन, इसी दौरान भड़की हिंसा। पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक सड़क बनाएगा चीन, विदेश मंत्रियों की बैठक में सहमति बनी। छत्तीसगढ़ के अब्बू जामाड़ में 27 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर, 20 शव और हथियार हुए बरामद। लखनऊ में मौलवी ने किया बच्चे का यौवन शोषण, हॉस्टल से उठाकर ले गया। शिकायत करने गए परिवारजनों को मदरसे में बंधक बनाकर पीटा। 50 हत्या करने वाला उत्तर प्रदेश का डॉक्टर डेथ अरेस्ट किया गया। मर्डर के बाद शव मगरमच्छों को खिला देता था। ऑपरेशन सिंदूर में BSF ने सांवा सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को किया नाकामयाब। मोर्टार से पाकिस्तान पोस्ट तबाह। कोलकाता में सोमवार देर रात अलग अलग इलाकों में 60 ड्रोन देखे गए। उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 410 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,800 के पार। हेडलाइंस के बाद आते हैं आज के मुद्दों पर। पिछले महीने पहलगांव घाटी में जंगलों से 3 आतंकियों ने हमला किया। धर्म पूछते हुए करीब 15 मिनट तक इन आतंकियों ने टूरिस्टों को गोली से छलनी कर दिया। इस हमले में 26 निर्दोषों की जान चली गई और फिर आतंकवादी जैसे आकाश में गायब हो गए हों। 1 महीना हो गया है, सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन इन आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। विपक्ष भी लगातार इसी बात पर हमलावर है कि आखिर सरकार और प्रशासन इनके खोज क्यों नहीं पा रहे हैं। 1 महीना हो गया ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन आतंकवादी फिर भी पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। क्या ये सिर्फ उनकी चतुराई है या कुछ और है? आदिल, मूसा और अली, ये 3 नाम हैं जिन पर 20-20 लाख का इनाम रखा गया है। 113 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है, फिर भी इन आतंकवादियों का एक भी सुराग नहीं मिल पाया। सवाल यह है कि जब इन आतंकवादियों की तलाश के लिए इतनी बड़ी इनामी राशि और इतनी बड़ी सुरक्षा तंत्र लगा है, तो फिर क्यों ये आतंकवादी पकड़ में नहीं आ रहे हैं? क्या ये वाकई इतना मुश्किल काम है? कई सवाल हैं, जैसे आखिर कौन बचा रहा है इन आतंकवादियों को? क्या ये आतंकवादी वास्तव में जंगलों में छिपे हुए हैं या फिर किसी और की मदद से ये बच रहे हैं? NIA की पूरी टीम खाली हाथ कैसे? क्या ये आतंकवादी अचानक गायब हो गए हैं? सच तो यह है कि ये आतंकवादी अब सिर्फ जंगलों, गुफाओं और पहाड़ी इलाकों में हैं नहीं, बल्कि एक पूरी गहरी साजिश के तहत छिपे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक ये खुद को सुरक्षा बलों से बचाने में कामयाब रहे। इनकी मदद कौन कर रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। NIA की पूरी टीम, IG, DIG, SP रैंक के अफसर, 3000 से ज़्यादा लोग, इन सब के बावजूद ये आतंकवादी बच कैसे पा रहे हैं? क्या सुरक्षा बलों के पास सही इंटेलिजेंस नहीं है या फिर कुछ और जो इस पकड़ को तोड़ रहा है? क्या NIA की रणनीति में कुछ कमी आ गई है या तो जानबूझकर गलत रास्ते पर जा रही है? जब एक केस के लिए 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया हो, फिर भी कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा है? दरअसल इन आतंकवादियों का संपर्क सिर्फ जंगल और पहाड़ियों तक ही सीमित नहीं। इनकी मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स उन्हें शहरों में भी छिपा सकते हैं। यही वजह हो सकती है कि इनकी लोकेशन का ट्रैक लगाना इतना कठिन हो रहा है। शायद वे किसी छोटे घरों, दुकानों या बड़े इलाकों में रह रहे होंगे जहां उनकी गतिविधियों को आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि आतंकी रातों रात अपनी लोकेशन
बदल रहे हैं। जंगलों से गुफाओं में, फिर पहाड़ियों में, और इनका सपोर्ट सिस्टम भी सिर्फ 2-3 ओवरग्राउंड वर्कर्स तक सीमित नहीं है। जब ऐसे आतंकी बार बार अपना ठिकाना बदलते हैं तो क्या हमारे पास इनका कोई असरदार खुफिया नेटवर्क नहीं है? क्या हमारी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं? देखा जाए तो सवाल तो सिर्फ ये नहीं कि ये आतंकवादी कहाँ हैं, बल्कि ये भी है कि क्या हम वाकई इनको पकड़ने के लिए तैयार हैं। आतंकवादी जो जंगलों में घेर कर और अपनी लोकेशन बदलते रहे, या हमारे पास उनका सही आकलन करने का तरीका है? क्या सुरक्षा बल सही दिशा में काम कर रहे हैं, या फिर इनको एक लंबी चुप्पी से बचाया जा रहा है? ये कई सवाल हैं जिनका जवाब शासन और प्रशासन को देना होगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की तरफ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम हिसार की यूट्यूबर ज्योति मेहलोत्रा का है, जिसने ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल से पाकिस्तान की एम्बेसी में इफ्तार पार्टी की तारीफ की थी। ये हैरान करने वाली बात है, एक भारतीय नागरिक पाकिस्तान में जाकर वहाँ के शासन की तारीफ करे। ये क्या केवल एक भ्रम है या एक सोची समझी साजिश? अब यही सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। अब इस मामले में विकास श्रोण और उनकी पत्नी रितु खोकर का नाम भी सामने आया है, जिन्होंने पाकिस्तान के अधिकारियों से लेकर ISI के दफ्तर तक का दौरा किया था। उन्होंने तो ISI के दफ्तर के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाए। पाकिस्तान के बॉर्डर पर सुरक्षा अधिकारियों से लेकर नेताओं तक सभी ने इस यूट्यूबर्स का स्वागत किया था। इसीलिए आज ये सवाल उठना ज़रूरी हो गया है कि हरियाणा के यूट्यूबर में पाकिस्तानी क्रेज़ आखिर कैसे बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान के इन भारतीय यूट्यूबर्स को अपने प्रचार के लिए चुना है? क्या ये सभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रचार में जुटे हैं? पवन टोकस जैसे लोग भी पाकिस्तान में जाकर वहाँ के कल्चर और मेहमान नवाजी की तारीफ करते हैं, और तो और पाकिस्तान में गैस की सप्लाई तक को भारत से बेहतर बता डालते हैं। क्या ये केवल एक ट्रप है, या पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खड़ी की गई इस चुपचाप आक्रमण की योजना में भारतीय यूट्यूबर्स को एक टूल बनाकर इस्तेमाल किया गया? ज्योति मेहलोत्रा के पाकिस्तान कनेक्शन के सामने आने के बाद हरियाणा सरकार में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पाकिस्तान का गुणगान करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर क्या ये पर्याप्त कदम है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी साजिशों को सिर्फ SOP से रोका जा सकता है? ये सवाल अब सरकार के सामने है। क्या इन यूट्यूबर्स पर कार्रवाई से पाकिस्तान का प्रचार बंद हो जाएगा, या ये महज एक झटके के तौर पर सामने आएगा? दूसरी तरफ पाकिस्तान की एम्बेसी से लेकर उनकी मेहमान नवाजी तक ये सब संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान भारतीय यूट्यूबर्स का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल टूर के तौर पर कर रहा है। 4 बड़े सवाल जो अब गूंज रहे हैं, जैसे क्या पाकिस्तान से मिल रही है VIP ट्रीटमेंट और गिफ्ट्स भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं? क्या ये यूट्यूबर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और भारत के खिलाफ एक छुपा संदेश भेज रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने भारतीय यूट्यूबर्स को अपनी प्रचार सेना बना लिया है? ये यूट्यूबर्स लगातार पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या अब हरियाणा सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इन बढ़ते खतरे को रोक पाएंगी? देखा जाए तो पाकिस्तान ने अब भारतीय यूट्यूबर्स को अपनी मीडिया रणनीति का हिस्सा बना लिया है, और ये हरियाणवी यूट्यूबर्स उसके लिए गवाह है। ज्योति मेहलोत्रा, विकास, पवन टोकस जैसे लोग केवल सफ़र नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे थे। अब सरकार को चाहिए कि वह इन यूट्यूबर को गंभीरता से ले और पाकिस्तान से उनके संबंधों की गहराई से जांच करे। ये सिर्फ एक मामूली गड़बड़ी नहीं, बल्कि हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की तरफ। क्या भारत में एक और बड़ा हमला होने वाला है?
दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको आंकड़ों को समझना होगा। कुछ ऐसी साजिश चल रही है जो आगे चलकर भयंकर रूप ले सकती है। दरअसल अगर आपने नेपाल में मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ने के आंकड़े देखे हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये आबादी 2021 में 5 से बढ़कर 2024 में 12% हो गई है। क्या ये एक संयोग है या फिर इसके पीछे एक गहरी साजिश है? ये बड़ा सवाल है। नेपाल के भीतर भारत नेपाल सीमा पर हो रही गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि रक्सौल, रामगढ़वा और नेपाल के सीमावर्ती इलाके में भारत के खिलाफ चल रही एक सुनिश्चित साजिश के केंद्र बन चुके हैं। यहां आधार कार्ड बनवाने के नाम पर फर्जी नागरिकता और कट्टरपंथी घुसपैठियों का आसान रास्ता तैयार किया जा रहा है। क्या यही तरीका है भारत को अंदर से कमजोर करने का? क्या आप ये मान सकते हैं कि महज 10,000 रुपए में किसी की पहचान बदलकर फर्जी आधार कार्ड तैयार किया जा सकता है? यही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक भारत की नागरिकता भी आसानी से हासिल कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल हैं, जैसे क्या अब भारत में दोहरी नागरिकता का खेल किसी बड़े आतंकवादी साजिश का हिस्सा बन चुका है? क्या अलकायदा, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे संगठन अब नेपाल के रास्ते भारत में अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि जब रक्सौल में गुलाम गोश्त जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके पास नेपाली नागरिकता और भारतीय आधार कार्ड दोनों हैं, तो क्या ये सिर्फ एक साधारण मामला है या फिर ये भारत की सुरक्षा के खिलाफ एक खतरनाक खेला हुआ खेल? चलिए आपको बताते हैं वो केस जो बताते हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये वो मामले हैं और केस जो बताते हैं कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। केस नंबर 1, तारीख 23 अप्रैल 2024 रक्सौल में नेपाल से भारत में प्रवेश करते समय गुलाम गोश्त को गिरफ्तार किया गया। उनके पास भारतीय आधार कार्ड और नेपाली नागरिकता दोनों मिले। क्या ये खतरनाक नहीं? क्या ये एक साधारण गलती हो सकती है या फिर ये भारत नेपाल सीमा पर हो रहे दोहरी नागरिकता के खेल का हिस्सा है जिसका खामियाजा भारत को भोगना पड़ेगा? केस नंबर 2, भारतीय 14 जुलाई 2024 रक्सौल से बीरगंज जाते समय एक बांग्लादेशी नागरिक जीम सुहाग को पकड़ा गया। उसके पास भारत और बांग्लादेश दोनों का पासपोर्ट और आधार कार्ड मिला। क्या ये नहीं दिखाता कि भारत में भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है? केस नंबर 3, दक्षिण कोरिया नागरिक की गिरफ्तारी। हाल ही में मोतिहारी के रक्सौल में एक होटल में दक्षिण कोरिया के नागरिक को गिरफ्तार किया गया। उसके पास आधार कार्ड, नेपाली और भारतीय रुपए मिले। कुल मिलाकर नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक भारत की नागरिकता और नेपाल की नागरिकता का खेल खेलकर भारत में अवैध घुसपैठ कर रहे हैं। इन नागरिकों के माध्यम से कट्टरपंथी मादक पदार्थ तस्करी, जाली नोट, मानव तस्करी और लव जिहाद जैसी गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं। देखा जाए तो भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के बावजूद बांग्लादेश, नेपाल और अलग अलग देशों के नागरिक भारत में अवैध घुसपैठ करने के प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन घुसपैठियों को पकड़ने में जुटी है, लेकिन क्या ये कड़ी जांच पर्याप्त है? क्या ये साजिश अब ज़्यादा गहरी हो चुकी है? क्या ये नेपाल भारत सीमा पर दोहरी नागरिकता के खेल से जुड़ा हुआ है जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकता है? इस विषय में गहराई से सोचना होगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नवाबी नगरी की फिजाओं में इन दिनों राजनीति का तापमान अचानक चढ़ गया है। जी हां, लखनऊ में राजनीति की हवाएं तेज हो चुकी हैं। वजह है समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी और फिर शुरू हुआ पोस्टरों का महायुद्ध। शहर की दीवारों पर शर्म करो अखिलेश यादव, माफी मांगो और अभद्र भाषा बंद करो जैसे नारों से लिपटे पोस्टर नजर आने लगे हैं। मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की ओर से ही नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज के कई संगठनों की ओर से भी ऐसा ही किया जा रहा है, जिससे सियासत में एक अलग ही तड़का लग चुका है।
और खेल यही नहीं रुका, समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के आसपास भी ऐसे ही पोस्टर टांगे गए हैं, जिसे देखकर सपा समर्थकों के तेवर और तीखे हो गए। विदेश दौरे पर गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जब इस पोस्टर अटैक की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पलटवार का आदेश दे डाला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा, अब ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ब्रजेश पाठक के ही पास है और सपा अब इसी बहाने सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। यानी कि अब सियासत व्यक्तिगत टिप्पणियों से होती हुई विभागीय रिपोर्ट कार्ड तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस विवाद को हल्के में लिया। सपा की भाषा पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने राजनीतिक मर्यादाओं की सीमा पार करना करार दिया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव पर लगातार जुबानी तीर चला रहे हैं। देखा जाए तो अब ये लड़ाई सिर्फ शब्दों तक नहीं रही, अब ये साख समाज और स्वाभिमान की जंग में बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे ब्राह्मण स्वाभिमान से जोड़कर देख रही है, वहीं सपा इसे सरकार के खिलाफ एक रणनीतिक मोर्चा बता रही है। विधानसभा चुनाव उपचुनाव से ठीक पहले लखनऊ में छिड़ी ये पोस्टर पॉलिटिक्स सिर्फ होर्डिंग तक सीमित नहीं रहेगी। खासकर शहरी मतदाताओं और ब्राह्मण समुदायों में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है और यही कारण है कि इन दोनों दलों ने इसे सियासी आर पार की लड़ाई बना डाला है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात आपसे करेंगे, क्या आप भारत में अपने ही देश की राष्ट्रभाषा बोलना जुर्म हो गया है? क्या एक नागरिक को यह तय करने का अधिकार नहीं कि वह कौन सी भाषा में संवाद करेगा? कर्नाटक के चंदापुर में एसबीआई की महिला ब्रांच मैनेजर के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक भाषाई विवाद नहीं, भारत के संविधान, एकता और व्यक्तिगत आज़ादी पर सीधा हमला है। घटना बेहद चौंकाने वाली है। बेंगलोर में एक ग्राहक ने महिला मैनेजर से कन्नड़ में बात करने की जबरदस्ती की। ये वीडियो आप भी देखिए जरा। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ಬಿ ರೂಲ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ ಇರಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸನ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓಹೋ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಬಿಡಿ ಸೂಪರ್ जब महिला ने जवाब हिंदी में दिया और कहा कि मैं हिंदी बोलूंगी कन्नड़ नहीं, तो जैसे मानो देशद्रोह कर दिया हो उसने या देशद्रोह की बात कर दी हो। कन्नड़ समर्थक संगठन भड़क उठे, बवाल मचा, प्रदर्शन हुए, नतीजा निकला और तत्काल महिला का ट्रांसफर कर दिया गया, जैसे कोई अपराध महिला के द्वारा किया गया हो, जैसे भारत में हिंदी बोलना गुनाह हो। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीएम खुद इस विवाद में पड़े और बिना जांच के महिला का तबादला कर दिया। क्या ये शासन या भीड़ तंत्र के सामने घुटने टेकने जैसा नहीं? भाषा को लेकर सिर्फ जबरदस्ती सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित नहीं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी हिंदी भाषियों के साथ बार बार ऐसा दुर्व्यवहार होता रहता है। क्या भारत एक राष्ट्र है या फिर भाषाओं के नाम पर बटी हुई गुलामी की मानसिकता? सरकार क्या कर रही है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं जो खुद कहते हैं कि हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाएंगे?
सरकार को इस विषय पर जवाब देना होगा। और आप क्या सोचते हैं, आप भी हमें कमेंट कर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बता सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।